तो कैसे हैं आप? ओनली आईएएस पीसीएस के मेन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो प्रश्नों के बारे में जिन पे उत्तर लिखा गया है एक छात्र के द्वारा। हम उस उत्तर की पूरी जांच करेंगे, किस तरह से उनको कहाँ कहाँ पे कौन से पॉइंट डालने चाहिए, कौन से पॉइंट उनके सही नहीं है या फिर क्या सुधार अपेक्षित है, उसके बारे में हम सारी बात करेंगे। तो मेंस के इस सीरीज पे आपको आपके बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। इसको गौर से देखिए और इसके बारे में जो भी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स पे आप अपने सुझाव या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अद्यतन जितनी भी जानकारी हो मेंस से रिलेटेड वो हमेशा प्रोवाइड की जाए, और आपके आंसर राइटिंग को इन्हांस करने के लिए जो भी हो सके, जितने भी सलाह या फिर जो भी फीडबैक हो आपको दिया जा सके टाइम टू टाइम। तो इस प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, और ये है प्रश्न। इस पे बात की गई है कि प्राचीन काल में कन्नौज के सांस्कृतिक व आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, कीजिए। 200 शब्दों का यह प्रश्न है। इसकी शुरुआत की गई है। कन्नौज समृद्ध पुरातात्विक व सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत के सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है। प्राचीन काल से लेकर महाभारत युद्ध के अंत तक जिले का पारंपरिक इतिहास पुराण और महाभारत से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें देखिए जो बात की गई है मुख्यतः आर्थिक, इसमें जो महत्व की बात की गई है इसमें भूमिका में आप नहीं देखेंगे। ठीक है, इसलिए इस भूमिका को हम पूरी तरह से सही नहीं मानेंगे। इसमें ज़रूरी है कि आप आर्थिक महत्व की बात भी एक संक्षेप में बताएं, उसके बाद आप आगे बढ़ें। ठीक है, कन्नौज का सांस्कृतिक महत्व बताया गया है बॉडी में। प्राचीन नाम कानिकुब्ज था, हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू, मैप के थ्रू बता दिया है कि कहाँ पे कन्नौज स्थित है। गंगा यमुना का दोआब में स्थित है, गंगा व काली नदियों के तट पर। ठीक है, तो कन्नौज की इन्होंने जियोग्राफिकल लोकेशन बता दी है। ठीक है, गंगा यमुना के दोआब में, तो ये अच्छा प्रयास है, इसको अच्छा बोला जाएगा। पुरातात्विक विशेषताओं में इन्होंने बता दिया है कि किस तरह से यहाँ पे किन किन मृदभांड के सेटलमेंट यहाँ पे थे। ठीक है, दूसरा चित्रित मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप जानते हैं कि सेटलमेंट्स को यानी कि अधिवास को पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बताते हैं कि वो किस पीरियड के हैं। ठीक है, तो उसमें काले मृदभांड, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, इत्यादि कालक्रमों में डिवाइड करके उनको बताते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के मृदभांड के निवास साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकली इसको बताया इन्होंने, बहुत बढ़िया बताया है। रामायण में कानिकुब्ज, महाभारत में कुशस्थल व बौद्ध साहित्य में से कन्नकुंजा के नाम से इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये सारी जानकारी बहुत ही प्रभावशाली है और ये सांस्कृतिक वर्णन को, सांस्कृतिक महत्व को बहुत ही अच्छे से बता रही है। ठीक है, तो इनका उत्तर काफ़ी अच्छा है यहाँ तक। ठीक है, गहन अध्ययन को दिखाता है ये सारी चीज़ें। चीनी यात्री जुमान जैंग ने हर्ष के शासनकाल में बताया। हर्ष के काल में महोदय श्री इसका नाम उल्लिखित है। पायान ने इसे उत्पादक क्षेत्र कहकर संबोधित किया। यहाँ के लोग तुलना से परे समृद्ध व खुश थे। ठीक है, इनके अनुसार। ठीक है, ऐतिहासिक त्रिपक्षी संघर्ष की भी बात की इन्होंने। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे कि इसको और भी कहाँ डाला जा सकता था। गढ़वाल वंश के राजा गोविंद चंद्र ने इसे अभूतपूर्व गौरव तक पहुँचाया। दर्शनीय स्थल में गौरी शंकर मंदिर व अन्नपूर्णा मंदिर है, ये भी सारे इनके तथ्य ठीक है। लाख भौसी अभयारण्य की बात की है। चूँकि इसकी बात हम प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के रूप में नहीं कर सकते, इसलिए इसका यहाँ पे शामिल करना, इसको इंक्लूड करना ठीक नहीं लगा। ठीक है, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, प्राचीन के संदर्भ में बात करनी, यहाँ पे हमने कमेंट भी दिया है, तो इस संबंध में इसको देख सकते हैं कि इसको हम प्राचीन सांस्कृतिक महत्व के रूप में नहीं देखेंगे इसको, है ना। आगे आप आर्थिक महत्व में इन्होंने बात की, उपजाऊ मिट्टी, समृद्ध कृषि। ठीक है, गंगा यमुना के द्वार में अगर कोई चीज़ है, कोई स्थल है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है उपजाऊ स्थल होगा वो। ठीक है, वहाँ पर पैदावार अच्छी होगी तो कृषि राजस्व में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे मथुरा से वाराणसी जाने वाले व्यापारिक मार्ग के बीच ये अवस्थित था, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इत्र, गुलाब जल का मुख्य बाजार, आज भी ये इत्र के लिए जाना जाता है, इत्र नगरी के रूप में इसको बोला जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का मुख्य तीर्थ ह्वेनसांग 7 वर्ष कन्नौज रहा। ठीक है, पर्यटन केंद्र इन्होंने बताया। ठीक है, तो इसलिए इसका एक आर्थिक महत्व हुआ, ये भी बात ठीक ही है इनकी। आगे इन्होंने बात की है कि यमुना एक्सप्रेसवे कन्नौज से होकर गुजरता है, जिससे दिल्ली एनसीआर से इसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, चूँकि हम ये प्राचीन काल के संदर्भ में महत्व की बात कर रहे हैं, आर्थिक महत्व की बात, इसलिए वर्तमान की बात इस बिंदु पर, इस पर्टिकुलर पार्ट में करना ये उतना सही नहीं लगा हमको। ठीक है, इससे बचना चाहिए आपको। यहाँ पे प्राचीन समय में या प्राचीन काल में, ठीक है, आर्थिक महत्व का उल्लेख करना था। ठीक है, तो प्राचीन काल में इसमें इसके महत्व का, आर्थिक महत्व का उल्लेख करना था। अब ये दिल्ली एनसीआर से गुजरता है और यमुना एक्सप्रेसवे, ये तो अभी वर्तमान की चीज़ हो गई।
तो इसलिए ये पॉइंट जो है वो उतना सुटेबल नहीं फिट होता इस आंसर में। ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई है, तो ये भी वर्तमान के परिदृश्य में है, तो इन पॉइंट को हम सही नहीं मानेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको वर्तमान के कुछ किसी विकास की या आर्थिक या सांस्कृतिक महत्व से कनेक्ट करना है तो आप उसको निष्कर्ष में लिखेंगे, निष्कर्ष में बड़े ही सीमित शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने निष्कर्ष यहाँ पे आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ों को थोड़ा सा सही से बता दिया। देखिए सांस्कृतिक और आर्थिक इसका जिक्र भी किया है, और इको टूरिज्म, अध्यात्म, कन्नौज आदि को इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये ठीक है। ठीक है, और निष्कर्ष में सीमित शब्दों में वर्तमान परिदृश्य को भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको उस उत्तर का कंटेंट बीच का नहीं बनाना होगा। इसको ध्यान रखिएगा। 5 नंबर मिला इनको 12 में से, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने आर्थिक महत्व को सही से नहीं समझाया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने आर्थिक महत्व में वर्तमान की चीज़ें बताई, जबकि प्राचीन काल के समय की चीज़ों का उल्लेख करना था। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में श्रावस्ती के आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। शिवालिक की तलहटी में बसा श्रावस्ती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। तराई क्षेत्र में होने के कारण यह प्राकृतिक संपदा व जैव विविधता से समृद्ध है। ठीक है, श्रावस्ती का परिचय में इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, वो ठीक है, ये एक आमतौर पर ये ठीक भूमिका बोली जाएगी, तो भूमिका उचित है बोल सकते हैं आप। ठीक है, श्रावस्ती के महत्व के बारे में उन्होंने बताया आगे। श्रावस्त नामक राजा के नाम पर श्रावस्ती का नाम पड़ा। ये राजा पृथु की 6ठी पीढ़ी के थे। ठीक है, घोर तप करने के कारण इनकी ख्याति हुई। ठीक है, इन्होंने मैप में भी दिखा दिया कि श्रावस्ती का है। मैप बनाना इनका बढ़िया है। ठीक है, बॉक्स में बनाए। आप भी ध्यान रखिएगा कि मैप कभी भी बनाए तो उसको बॉक्स में बनाएं। ठीक है, बॉक्स में बनाएंगे तो आपका इसमें लिखने का स्पेस और जो आपके मैप का स्पेस या डायग्राम का वो अलग अलग हो जाएगा, इसमें देखने में भी स्पष्टता होगी। भगवान बुद्ध के काल में कोसल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, उत्तरी कोसल की राजधानी थी। उत्तरी कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, तो इन्होंने यह तथ्य ठीक लिखा है। भारतवर्ष के 6 महानगरों में इसकी गणना हुआ करती थी। ये 6 महानगर कब की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं महाजनपद काल के। महाजनपद काल के। ठीक है, वाराणसी, ठीक है, कौशाम्बी, मगध, ठीक है, मगध हो गया, वैशाली हो गया आदि, ये जो महानगर थे उस समय बसे हुए, उनमें ये एक प्रमुख नगर था जिसका नाम था श्रावस्ती। ठीक है, तो इसका इन्होंने जिक्र किया, ये बढ़िया है, अच्छे से इन्होंने इसका यहाँ पे जिक्र किया है। आगे इन्होंने बताया कि चीनी यात्री फाहियान व ह्वेनसांग ने श्रावस्ती के दरवाज़ों का उल्लेख किया है। ठीक है, यहाँ समृद्ध, जनाकीर्ण और व्यापारिक महत्व वाले नगर ये नगरी थी, व्यापारिक महत्व वाली, उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। महाकाव्य व पुराणों में राम के पुत्र लव की राजधानी से बताया गया। ठीक है, लव और कुश, ठीक है, राम के पुत्र थे। ठीक है, तो राम जी की ये दोनों लड़के थे, तो बताया गया कि लव की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। ठीक, श्रावस्ती क्या थी? उत्तरी कौशल की राजधानी थी। ठीक है, इन्होंने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म का ये प्रमुख केंद्र था। बुद्ध के जीवन काल से संबंधित था, 2600 लगभग पुराना। ठीक है, यहाँ पे एक बोधि वृक्ष भी है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ठीक है, ये पीटी का कई बार एग्जाम होता है, माफ़ कीजिएगा, पीटी का ये कई बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? ठीक है, कहाँ पर दिए? ठीक है, तो ये कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए। इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जेतवन स्तूप के बारे में इन्होंने चर्चा की। यहाँ पे जैन धर्म के तीर्थंकर संभवनाथ की ये जन्मस्थली थी। ठीक है, और चंद्र प्रभुनाथ की भी ये जन्मस्थली थी। ठीक है, थारू जनजाति की संस्कृति व सभ्यता। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है। ठीक, इसको आप कह सकते हैं यूनिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, यूनिकली इन्होंने ऑब्जर्व किया है। जो पॉइंट आमतौर पे बच्चों ने नहीं लिखा, इन्होंने इस पॉइंट को लिखा है, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पर्यटन केंद्र के बारे में, आर्थिक महत्व के बारे में बात करते हैं इन्होंने। पर्यटक केंद्र के रूप में इसकी महत्ता के बारे में बताया, क्योंकि अगर पर्यटन केंद्र है तो वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ तो होंगी। वैश्विक पर्यटन यहाँ से होता था, इन्होंने इसकी बात की। बौद्ध भिक्षु व तीर्थयात्री यहाँ पे आते थे, इसकी बात की है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं कि उत्तरापथ, ये जो जगह थी, ठीक है, ये श्रावस्ती, ये उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यमापथ की ये एक ट्राई जंक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे व्यापारी आते थे, यहाँ पे श्रद्धालु आते थे। ठीक है, बौद्ध भिक्षु आते थे। ठीक है, चूँकि ये 3 धर्मों के
के लिए पवित्र स्थल था, ठीक है। बौद्ध हो गया, जैन हो गए और हिंदू धर्म के लिए, ठीक है। तो उसके लिए पवित्र स्थल था, इसलिए यहाँ पे श्रद्धालु भी आते थे, मतलब, और उसके बाद व्यापारी भी आते थे नेपाल से होते हुए, ठीक है। अन्य देशों से, अब चूँकि बताया भी है, दक्षिणापथ से भी ये कनेक्ट था, यानी कि दक्षिण से भी लोग यहाँ पे आते थे, उत्तर से भी आते थे, ठीक है। सारी दिशाओं से यहाँ पे एक, मतलब एक ट्राई जंक्शन टाइप का बन गया था, बनता था। तो कि चूँकि इस तरह के, अगर आप व्यापारिक मार्ग पे अगर कोई अवस्थिति है किसी प्रदेश की, किसी स्थल की, किसी शहर की, तो उसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तराई क्षेत्र में वनस्पतियों का क्षेत्र था, ठीक है, बहुमूल्य वनस्पतियाँ यहाँ पे मिलती थी। इससे क्या होता था कि अगर वनस्पति मिल रही है तो उसका काफ़ी यूज है, ठीक है। इमारती लकड़ी, ठीक है, चावल, गन्ना, ठीक है, आपको पता है तराई में होता है। चावल में देख लीजिए, काला नमक चावल को जीआई टैग मिला है सिद्धार्थनगर से, ठीक है। ये श्रावस्ती वगैरह इलाकों में भी होता है, लेकिन स्पेशली ये सिद्धार्थनगर में होता है। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि बहुमूल्य वनस्पतियाँ भी पाई जाती थी। यहाँ पे मौर्यकालीन सिक्के भी पाए गए, इन्होंने इसका जिक्र किया है। वनस्पति देशों के साथ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के संकेत भी हैं। ओडीओपी के अंतर्गत जनजातीय शिल्प व लकड़ी फर्नीचर को भी बढ़ावा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ओडीओपी की बात की उन्होंने, तो इसको आप निष्कर्ष में लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखना बेहतर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है। हमको आर्थिक परिदृश्य में ये ध्यान रखना कि हमको प्राचीन काल के समय का बात करना है, ठीक है। आगे क्या बात की गई? आगे इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता बताई है, ठीक है। पहले वनस्पति की बात इन्होंने की थी आगे ऊपर, एक तरह से दोहराव ही है, बट इन्होंने इसमें अन्य पॉइंट्स को डाला है। शीशम, सागौन, जामुन, रबड़ इन्होंने बात की। रबड़ चूँकि उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति, इसलिए इसका जिक्र यहाँ पे करना मुझे उतना सही नहीं लग रहा है। जंगली घास फूस, डलिया, टोकरी, रस्सी बनाने का काम होता था, तो ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने ठीक उत्तर लिखा है। निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष पे इन्होंने एक गलती कर दी है, पहले पढ़ लेते हैं। इस प्रकार श्रावस्ती के नेपाल सीमा के निकट अवस्थिति इसे सामरिक महत्व तथा सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए बौद्ध धर्म व तीर्थ उपयुक्त औजार बनाती है। सरकार द्वारा श्रावस्ती का विकास कर यहाँ पर्यटन व शिल्प को बूस्ट किया जा रहा है, जिससे राजस्व वृद्धि होगी, स्थानीय शांति व स्थिरता भी होगी, ठीक है। उन्होंने भविष्य की राय तो बता दी है, लेकिन सांस्कृतिक पक्ष पर उन्होंने इतना डिटेलिंग नहीं की है जो कि इनको करना चाहिए था, ठीक है। सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों पक्षों पर बात करनी है। आप अगर इसमें देखेंगे तो मूल रूप से इसमें आर्थिक पक्ष पर बात की गई है ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि सांस्कृतिक पक्ष पे भी उतनी ही बात हो जितनी कि आर्थिक पक्ष पे हो, ठीक है। पहले प्रश्न में इन्होंने आर्थिक पक्ष पे बात जो की थी, बट वर्तमान से जोड़कर उसको देख लिया था, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा अटपटा हो गया था। यहाँ पे इन्होंने आर्थिक पक्ष की बात की है निष्कर्ष में, लेकिन सांस्कृतिक पक्ष को उतना तरजीह नहीं दी है, ठीक है। सांस्कृतिक पक्ष को इसमें उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा सा निष्कर्ष अटपटा सा हुआ है। लेकिन ओवरऑल इन्होंने उत्तर बहुत ही अच्छा लिखा है, इसलिए इनको 6 नंबर मिला है 12 में से, ठीक है। एक इनके लिए निर्देश है जो आप भी देख सकते हैं कि ध्यान रहे, इतिहास के प्रश्न में वर्तमान दशाओं, ठीक है, या स्थिति को दर्शाना बहुत सीमित स्तर पर होता है। ऐसा तब जब प्रश्न की मांग हो, अगर पॉइंट्स कम है तो कम ही लिखिए, ठीक है। जैसे कि आर्थिक पक्ष जब इन्होंने लिखा कन्नौज के बारे में, तो उसमें इन्होंने ग्रीन कॉरिडोर की बात की, एक्सप्रेस वे की बात की, ठीक है। तो इनसे बचा जा सकता था, क्योंकि हम वर्तमान के बारे में नहीं लिख रहे हैं, वर्तमान के बारे में पूछा भी नहीं गया, ठीक है। ये पूछा गया है प्राचीन काल, यानी कि एंशिएंट टाइम के बारे में पूछा गया। तो प्राचीन काल में इन्होंने 4 पॉइंट्स बता दिए थे, वही काफ़ी थे, इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और भी अगर कुछ इनको वर्तमान परिदृश्य में बताना था, ठीक है, इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में, तो इनको निष्कर्ष में थोड़ा सा उल्लेख संक्षेप में कर देना चाहिए था, ठीक है। संक्षेप में उल्लेख निष्कर्ष में करना चाहिए था, ठीक है। तो ये रहा आज का उत्तर की व्याख्या। इस उत्तर की व्याख्या में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने प्रश्न को उत्तर को लिखा है और कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, जो आमतौर पे बच्चे करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको प्रश्न के अनुसार उत्तर देना होता है, इसलिए हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार जितना पूछा गया है वही लिखें, ठीक है। अगर प्रश्न में भविष्य के लिए कोई संदेश होता है या भविष्य के लिए कोई राह चुनने की कोई एक दिशा अगर दी जाती है प्रश्न में, तब हम बात करते हैं, ठीक है। ये सीधा और सपाट इतिहास का प्रश्न है, इसलिए इसको इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये रहा आज का प्रश्न। और एक सूचना ये है आपके लिए कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 599, ठीक है। ये एक ऑफ़र के तहत है, ठीक है, और ये ऑफ़र 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मान के चलिए कि 1 मई से पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 मई से पहले ये ऑफ़र है। 1 मई के बाद ये फ़ीस 699 हो जाएगी। अभी तक ये 599 इसकी फ़ीस रखी गई है, ताकि जिन बच्चों को इसमें जुड़ना हो अभी जुड़ जाएं और इस ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं, ठीक है।
तो आप जुड़िए जल्दी से जल्दी हमारे पेड ग्रुप में, ताकि हम आपको ज़्यादा सीरियस तौर से और रेगुलर आंसर राइटिंग करा सकें, ठीक है, नियमित आपको फीडबैक दे सकें। इसके लिए आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए और बाकी आप आंसर राइटिंग करते रहिए। 5वें 6ठे प्रश्न पत्र का आपको हमेशा कराया जाएगा आंसर, ठीक है। तो उसके बारे में आप तैयार रहें और अपना आंसर लिखते रहें, ठीक है। चैनल पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इसको पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके दोस्त देखेंगे, आपके सहपाठी देखेंगे, तो ये चैनल भी ग्रो करेगा और इसके माध्यम से आपको जितनी भी अच्छी जानकारी, आपके आंसर के फीडबैक, आपके प्रीलिम्स से संबंधित जो भी प्रश्न है, सारी चीज़ों के बारे में हम बता सकेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।